गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में चैप्टर 12 से यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इस तीसरे पार्ट में हम पाठ पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम इस पाठ से पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। देखिए, लेखक जब डिब्बे में प्रवेश करता है तो लेखक के पहुंचने से पहले डिब्बे में नवाब साहब विद्यमान थे और नवाब साहब अब तक सोच रहे थे कि डिब्बे में मैं अकेला ही हूँ। लेकिन जब अचानक लेखक भी पहुँच जाता है तो उन्हें अपने एकांत में खलल महसूस होती है, यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं नवाब साहब जी। उनके उसी भाव को लेखक पहचान लेता है, इसीलिए वो ऐसा कहता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पाठ में ये कहानी आपने पढ़ी है। देखिए, लेखक के अचानक डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ और उसने महसूस किया कि नवाब साहब उससे बात करने के लिए जरा सा भी उत्सुक नहीं है। ठीक है ना? ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? देखिए, सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति जो है वो जब खीरा लेता है तो उसे धुल के काटता है, फिर नमक आदि लगाता है और उसके बाद उसे खा जाता है। लेकिन नवाब साहब, कहानी में आपने पढ़ा कि नवाब साहब खीरे को सूंघते हैं और सूंघने के बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया करते हैं। तो शायद ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, या नवाब किस साहब के द्वारा ऐसा किया जाना उनके किस भाव को व्यक्त कर रहा है। तो ये कहानी में आपने इस प्रसंग को पढ़ा ही होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह कार्य स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब दिखाने के लिए था। नवाब साहब द्वारा ऐसा करना उनके दंभ, मिथ्या आडंबर एवं उनके व्यावहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है कि नवाब साहब वास्तव में व्यावहारिक रूप से जो व्यवहार कर रहे हैं वह खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपको आ गया होगा कि नवाब साहब ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्होंने ऐसा व्यवहार इसलिए किया कि जिससे वह लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ सकें, रोब दिखा सकें। नवाब साहब द्वारा ऐसा करना उनके दम्भ यानी अहंकार को, उनके मिथ्या आडंबर माने झूठे दिखावे को, अथवा उनके व्यावहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। ठीक है ना? यह उनके स्वभाव की विशेषताओं को बताता है कि वे दम्भी हैं, मिथ्या आडंबर करने वाले हैं, व्यावहारिक रूप से खोखले हैं और वह अपनी अमीरी का रौब लोगों को दिखाते फिरते हैं। इनके इसी व्यवहार की तरफ यह प्रश्न इशारा यानी कर रहा है। आइए अब हम इस पाठ का और पार्ट का भी तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, कहानी में आपने पढ़ा है कि लेखक जो है वह नई कहानी लिखने के लिए ही, कुछ घटनाओं और पात्रों को ढूंढने के लिए ही वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था और इसीलिए वह खिड़की के किनारे बैठने के लिए ही सेकंड क्लास का टिकट लेकर यात्रा कर रहा था कि हम एकांत में रहेंगे, खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्यों को भी देखते रहेंगे, तो जिससे हम आसानी से नई कहानी के लिए कुछ
सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है हमें कोई पात्र भी मिल जाए। लेकिन यहाँ देखिए लेखक का यह जो विचार है तो उसको अगर हम देखें तो लेखक के इस कथन के द्वारा नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया गया है। नई कहानी के जो लेखक हैं उन पर व्यंग कर रहा है अपने इस कथन के माध्यम से लेखक, क्योंकि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। ठीक ना, अगर हम किसी कहानी को लिखते हैं, कोई कहानी लिखना चाहते हैं, तो उसके जो कहानी रचना के तत्व होते हैं, जैसे कथा वस्तु होती है, कथोपकथन होता है, घटना होती है, उसके निश्चित पात्र होते हैं, ठीक ना, उनके बीच संवाद होता है, एक निश्चित स्थान होता है, तो बिना इन सब के कहानी लिखना संभव नहीं होता है। क्योंकि घटना और कथा वस्तु कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा जो संवाद कहे जाते हैं ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं और इनके बिना कहानी लिखना संभव नहीं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम ये चौथा प्रश्न देखते हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? देखिए ये कहानी जो है आपने पढ़ी है, तो इस कहानी के द्वारा अगर हम देखें तो इस कहानी को और क्या नाम, इस निबंध को और क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? जैसे लेखक ने जो नाम दिया है या जिस नाम से ये कहानी निबंध आपके पाठ में है कोर्स में, उसका लखनवी अंदाज है। चूँकि नवाब साहब लखनऊ के थे, उन्होंने किस तरह से खीरे खाए, उनके खीरे खाने का जो अंदाज़ था, उसी आधार पर इसका नाम आपकी किताब में दिया गया, लखनवी अंदाज़। अभी आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में देखा उसमें कुछ शब्द और प्रयोग किए गए हैं, जैसे दंभ दिखाना, अमीरी का रौब झाड़ना, मिथ्या आडंबर करना, व्यावहारिक खोखलापन। ठीक है ना। इन शब्दों से अगर हम देखें तो हमें अपने आप इस कहानी के नाम मिल जाते हैं। तो देखते हैं क्या नाम दिया जा सकता है। देखिए इस कहानी का दूसरा नाम हम झूठी शान भी देखते हैं, क्योंकि इसमें लेखक ने अंत में कहा है कि वह उनका खोखलापन है, व्यावहारिक खोखलापन है, यानी वो झूठी शान दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। तो झूठी शान भी हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ नवाब साहब जो है वो अपनी झूठी शान बरकरार रखने के उद्देश्य से ही वो अपने खीरे खाने की इच्छा को भी नष्ट कर रहे हैं। यानी उन्होंने खीरे खाने के लिए ही लिए होंगे, लेकिन लेखक वहाँ अचानक पहुँच जाता है, जिससे उन्होंने उसे अपनी झूठी शान दिखाने के लिए खीरे को सूंघ करके ही उसे बाहर फेंक दिया था। ठीक है। तो ओके, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके शेष प्रश्नों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।